हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हम गॉस थ्योरम वाले चैप्टर की बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना। हमने फ्लक्स के बारे में कुछ बातें बताई थी कि फ्लक्स क्या होता है। बेसिकली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस हम रख दें, उस सरफेस से जो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, है ना। ये ऐसे बोल सकते हो कि किसी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पर, जो फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस कर रही होती हैं, काट रही होती हैं, उन फील्ड लाइंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को काटेंगी तो उसका जो फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काटेंगी तो उसका जो फ्लक्स है वो कम होगा, ठीक है। अच्छा, तो आज हम बात करते हैं कि और आगे थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट शेप्स के अगर हम कोई ऑब्जेक्ट्स को ले लें, ठीक है, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। भाई फ्लक्स का हम लोग ने फार्मूला निकाला था, है ना। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला हमारा आया था, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले से अगर हम सिंपल सी बात, फाई ई होता था ना, फाई ई होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सफिक्स में ई लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। एक्चुअली गॉसियन आगे पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है तो वहाँ पर बी लगा दिया जाता है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था। सिंपली ई था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए था एरिया और थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। ये बात हो गई थी। अच्छा, अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें कोई कि इसकी यूनिट, ये तो सिंपल सी बात है, अगर कोई यूनिट पूछे तो बहुत सिंपल है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, सॉरी न्यूटन पर कूलाम होती है ना भाई। ई बराबर एफ अपॉन क्यू फार्मूला होता है, पढ़ा होगा। तो न्यूटन पर कूलाम हो गया और इनटू मीटर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ गई वो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। कोई कहे डायमेंशन निकालो तो भाई डायमेंशन भी निकाल सकते हो। न्यूटन फोर्स की यूनिट है ना, ये लिख दोगे फोर्स की डायमेंशन MLT-2 कर सकते हो और मीटर डिस्टेंस ये L2 हो जाएगा और अपॉन में C की 80 रख दोगे, Q बराबर 80 होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई बताओ, ML और ये 3 हो गया, है ना, और T-3 हो गया, है ना, ये 2 और 3 हो गया, T-3 हो गया और ये -1 हो गया, ठीक है। तो ये डायमेंशन भी आ जाएगी फ्लक्स की, ठीक है। खैर हम लोग को आज ये सब बातें नहीं करनी, हम लोग को तो बातें करनी है कुछ डिफरेंट शेप्स के। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास होगा, जरा समझते बात को। भाई ये जो फार्मूला है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, इस फार्मूले में जरा एक बात समझना, ये फार्मूला जब भी लगाओ जब थीटा कांस्टेंट होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी कोई एक सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही, ठीक है। तो देखो जरा भाई, यहाँ हर जगह भाई अगर तुम एरिया वेक्टर लोगे तो यहाँ भी एरिया वेक्टर धरी होगा, यहाँ भी एरिया धरी, हर जगह एरिया वेक्टर जो होगा वो सेम होगा। हर जगह ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ कितना है, 0 है, और 0 है तो सिंपली थीटा जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, और ई भी कांस्टेंट है ना। ई वैसे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह बराबर होती है, ठीक है भाई। अगर कहीं पर ई चेंज हो जाए या फिर कहीं पर थीटा चेंज हो जाए तो फिर ये फार्मूला कैसे लगेगा, नहीं लग पाएगा, है ना। जैसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे बात कर रहे हैं अगर हम मान लेते हैं, अच्छा और हम बात करें, जैसे मान लो यही सरफेस ऐसे हो जाता, थोड़ा बेंड हो जाता, ऐसे सरफेस हो जाता, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच ये है, ये ना, यहाँ पर भी हर जगह एंगल सेम है ना। ये देखो ये ई के और ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये भी हमारा एरिया वेक्टर है, ये भी हमारा एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर भी ई और ए के बीच का जो एंगल है वो सेम है, तो यहाँ पर भी ये फार्मूला लग जाएगा, है ना भाई। ई भी सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया भी ये सेम है और थीटा भी सेम है, तो ये फार्मूला इजीली लग पाएगा, है ना, ठीक है। अब जरा समझते हैं कुछ और समझते, जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि ऐसे कोई सरफेस आ जाए, है ना। सरफेस किसी कैसी हो सकती है, अगर सरफेस ऐसी हो गई तो इस पॉइंट पर कोई कहे कि एरिया वेक्टर बताओ तो तुम कहोगे ये, कोई कहे बताओ इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ये, तुम कहोगे इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ये, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ये। भाई हर पॉइंट पर यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ बिल्कुल चेंज हो रही है, नहीं हो रही भाई, चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है।
और अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइंस आ रही हैं, तो ज़रा बताओ क्या हर एक पॉइंट पर ई और ए के बीच का एंगल बराबर होगा? नहीं होगा ना। और अगर हर एक पॉइंट पर ई और ए के बीच का एंगल बराबर नहीं हुआ तो क्या करें? है ना। तो फिर क्या किया जाए भाई? मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अभी, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ठीक है भाई, अच्छा है। इस पॉइंट पर ई वही होगा, इस पॉइंट पर ई वही होगा, इस पॉइंट पर ई वही होगा, ठीक है। ई तो चलो बराबर है, लेकिन ए की बात करो, समस्या ये हो रही है थीटा हर पॉइंट पर अलग अलग है। तो फिर अगर तुमसे कोई कहे कि बताओ इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो क्या करोगे? ठीक है, तो एक तरीका है हमारे पास। हम करते क्या है एक तरीका ये है कि हम बहुत छोटा सा एरिया लेते हैं। ठीक है, इस सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा थीटा लेते हैं। ठीक है, और बहुत छोटा सा एरिया लेते हैं, बहुत छोटा सा एरिया डी ए लेते हैं, और उस डी ए एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। डी ए एरिया के लिए, बहुत छोटे से एरिया डी ए के लिए, भाई देखो इस पूरे एरिया के लिए थीटा तो बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। लेकिन अगर हम थीटा एंगल बहुत छोटा ले लें, है ना, बहुत छोटा एंगल, मतलब अगर हम ये जो सरफेस है ना, ये बहुत छोटी सरफेस ले लें, एरिया बहुत छोटा ले लें, तो छोटे से एरिया के लिए जो सरफेस होगी वो लगभग प्लेन होगी, है ना। भाई अगर तुमसे कहें ये कोई सरफेस है ना, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन है इसकी। लेकिन अगर कोई कहे कि भैया एक छोटा सा एरिया ले लो, ये एरिया इतना छोटा है कि हम ये मान सकते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेट सेम होगी, है ना। तो हम करते क्या हैं, जब किसी सरफेस के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, उस पोजीशन में अगर हमें फ्लक्स निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम वही करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं। ठीक है, उस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं डी ए। एक्चुअली डी ए इतना छोटा है कि इसको एक पॉइंट ही समझ लो, है ना। मतलब ये समझो इतना छोटा डी ए है कि उस डी ए के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगभग एक ही होगी, है ना। और इस छोटे से डी ए के लिए हम फ्लक्स निकाल लेते हैं इस वाले फार्मूले से, है ना। ये फार्मूला जब ही लगेगा जब क्या हो थीटा हर जगह सेम हो, है ना। तो हम लोग करते क्या है, ई हर जगह सेम हो, थीटा हर जगह सेम हो, तो हम लोग करते क्या है कि हम बहुत छोटा सा एरिया लेते हैं डी, और वो एरिया इतना छोटा है कि उसको एक पॉइंट ही मान लो एक तरह से। अब इस छोटे से एरिया के लिए हम क्या करते हैं कि जो थीटा जो है वो हर जगह बराबर ही हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेट सेम होती है ना। भाई समझ लो, भाई जैसे हम तुमसे कहें कि जैसे मान लो ये हमारी, जैसे मान लो एक सर्कुलर शेप है, ऐसे कोई सरफेस है ना। आप जरा देखो, ये पूरी कर्व है, इस कर्व के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लें, बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर, तो इस छोटे से एरिया वेक्टर के लिए जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेट सेम रहेगी। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग करते क्या हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा एरिया लेंगे डी ए, और डी ए बहुत छोटा सा एरिया होगा ना, और डॉट, भाई इसको वैसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ई डॉट ए लिख सकते हैं ना। तो हम बहुत छोटा सा एरिया डी ए लेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर उस जगह में, उस छोटे से एरिया वेक्टर में वो लिखेंगे, इन दोनों का डॉट कराएंगे, तो उस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकल आएगा, है ना। और इस छोटे से फ्लक्स को हम डी फाई मान लेंगे, है ना। तो डी फाई बराबर आएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। इसके बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सरफेस से निकल आएगा, है ना। तो इसको बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन और ई डॉट डी ए ये किया जाता। डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो गया, तो फाई का एक ये फार्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। ये फार्मूला अक्सर कब यूज़ होता है, ये फार्मूला अक्सर जब यूज़ होता है जब डी ए वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर हमें अलग अलग समझ आए, तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करना ही पड़ता है। बहुत छोटा सा एरिया लेते हैं और उसके लिए फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ई की वैल्यू रखते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे अपना मैथ का जो फॉर्मूले हैं, मैथ के फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसके आगे की काम मैथ में होता है, ठीक है। खैर ये जो है
फाई की वैल्यू होती है ना। ये चाहे तो यहाँ पर एस लिख दो। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, मतलब हम ना जो इंटीग्रेशन करेंगे वो अलॉन्ग सरफेस होगा। भाई इंटीग्रेशन 3 टाइप के होते हैं, एक लाइन इंटीग्रल, एक सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना। अगर एक लाइन के अलॉन्ग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब एक लाइन में हमने एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ डी ले लिया, फिर पूरी लेंथ के लिए हमें कुछ वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। और अगर कोई मान लो सरफेस है, वो सरफेस में छोटा सा एरिया हमने डी ले लिया, फिर हमें पूरी सरफेस के लिए कुछ चाहिए तो हम वहाँ सरफेस इंटीग्रल करते हैं। और ऐसे अगर मान लेते हैं कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में हमें क्या करना है, पूरे वॉल्यूम के लिए कुछ चाहिए तो हम छोटा सा वॉल्यूम डी ले लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है ना। तो यहाँ पर जो एस है, एस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। खैर ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं भाई और कुछ डिफरेंट शेप्स के लिए, कुछ अलग टाइप के डिफरेंट शेप्स हैं, उनके लिए हम निकालते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मीनिंग एक्चुअली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो किसी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस पर, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन समझते हैं भाई, जरा समझना। जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास हॉलो सेमी स्फेयर है ना, आधा गोला, और यहाँ से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ऐसे, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक। तो इससे कोई कहे कि फ्लक्स पास हो रहा होगा, हाँ बिल्कुल हो रहा होगा, कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, अच्छी बात है, निकाल भी सकते हैं, है ना, अच्छा ठीक है। अगर हम इसकी शेप को थोड़ा चेंज कर दें, जरा समझना बात को भाई, इसकी रेडियस मान लेते हैं कुछ आर है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और अगर कोई कहे कि बताओ ये हॉलो है ना, खोखला, और कोई कहे बताओ इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। अब एक कोई करेगा भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, यहाँ अंदर, भाई खोखला है ना तो ये अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी। अब कोई कहे बताओ इस पॉइंट पर ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है ना, ई की डायरेक्शन, और ए की डायरेक्शन ये है ना। भाई देखो एरिया वेक्टर उस सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, और यहाँ पर तो जो है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और ही हो जाएगी, यहाँ पर तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और ही हो जाएगी। तो एरिया वेक्टर हर जगह यहाँ चेंज होता रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो सीधे, मतलब अगर देखा जाए तो हर एक पॉइंट पर ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। तो अगर कोई कहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो क्या करें, ठीक है। तो एक तो तरीका यही है, क्या, एक तो तरीका यही है कि भाई इसको छोटा सा एरिया ले लो और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। अच्छा बात है, अच्छी बात है। लेकिन चलो एक और बात करते हैं भाई, अगर हम क्या करें, इसका शेप थोड़ा चेंज करें, इसको हमने, इसकी रेडियस तो वही है ना, इधर से तो ये वैसे ही है, इसकी जो रेडियस है वो वही रेडियस है, ये जो है ना, ये बिल्कुल सेम है। और हमने जो इधर से जो शेप सर्कुलर था इसको हमने कुछ ऐसे कर दिया, मान लो ये, मान लो, ठीक है, ऐसा ये मान लिया, ठीक है। एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक और मान लो हमने इसको हटा दिया, एक हमने एक केवल ऐसे सर्कल बना दिया, ऐसे ये बना दिया सर्कल, एक्चुअली सर्कल है ना, 3D डायग्राम है, ये सर्कल है, ठीक है। ये मान लो इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि बताओ इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, और इन तीनों को वही उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखा गया है ना। 4 इससे भी लाइंस आ रही है और 4 लाइंस इसमें भी आ रही है, वही पूरी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों रखे हुए हैं। तो भाई एक चीज़ समझना, अब यहाँ पर अच्छी बात है कि ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, लेकिन इन चारों से, इन तीनों सरफेसेस से, इन तीनों बॉडीज से अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस करेंगी तो आंसर है 4। भाई इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इससे भी तो पता है यहाँ पर तीनों फ्लक्स बराबर होंगे। φ1 अगर इसको मान लो, φ2 इसको मान लो, φ3 इसको मान लो, तो φ1 बराबर होगा φ2 बराबर होगा φ3 के। जितना फ्लक्स इससे पास होगा उतना फ्लक्स इससे पास होगा, उतना फ्लक्स इससे पास होगा, क्योंकि भाई तीनों का एरिया सेम है। और एक तरह से ये समझो कि सबसे बड़ी बात ये कि तीनों से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सेम अंदर जा रही है ना, तो जो तीनों से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो सेम होगा, ये बात है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि जो फ्लक्स होता है ना वो किसी सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है,
जो फ्लक्स होता है ना वो किसी सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना। हाँ, शेप और साइज पर, सरफेस के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, बात अलग है, लेकिन शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं अगर सेम पास होंगी तो इसका मतलब वो है, इसका मतलब सीधा सा है कि जो फ्लक्स है वो सेम होगा। भाई एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके चारों तरफ हमने कोई एक स्फीयर मान लिया, ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस कुछ है मान लेते आर, इसकी रेडियस है, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी चारों तरफ, है ना ऐसे मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, इस सरफेस को, इस हॉलो स्फीयर को क्रॉस करेंगी, तो इससे कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, अच्छी बात है, फ्लक्स पास हो रहा होगा, है ना। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें कि इस स्फीयर का हमने एक दूसरा स्फीयर लिया है, उसकी रेडियस को हमने इससे ज़्यादा रख दिया, ज़रा देखो, ये देखो, ये रेडियस लगी भाई, ये रेडियस मान लो आर थी, है ना, ये रेडियस आर थी, इसकी रेडियस हमने 2r ले ली। तो अब कोई कहे बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो भाई अगर नॉर्मली सोचो तो इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर और बाहर वाले का एरिया होगा 4 पाई, आर की जगह 2r रख दो तो मतलब हो गया 4 16 पाई आर स्क्वायर, है ना, नहीं तो होगा 2 दिन 4 भाई एरिया जो है वो तो 4 गुना बढ़ गया, इसका मतलब कोई कहते कि फ्लक्स भी 4 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम रहेगा भाई, जितनी फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं उतनी ही फील्ड लाइन तो बाहर वाले स्फीयर से भी पास होंगी, नहीं होंगी क्या, होंगी, बिल्कुल होंगी भाई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड करता है, किसी चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज को तुम डबल कर दोगे तो उससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो डबल हो जाएंगी, है ना। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है इसको, आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड, भाई चार्ज तो वही है ना, चार्ज तो सेम है, अब चार्ज तो हमने चेंज नहीं किया, इसका मतलब मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, तो 7 लाइन अंदर वाले स्फीयर से भी जा रही हैं और 7 लाइन बाहर वाले स्फीयर से भी जा रही हैं, तो दोनों से फ्लक्स जो है वो सेम होगा, ठीक है। जबकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है ना। तो ये बात याद रखने वाली है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है फ्लक्स, ठीक है, शेप और साइज पर नहीं। शेप और साइज अलग अलग हो सकते हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि फ्लक्स सेम हो, ठीक है। खैर ये कुछ बातें हो गई फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है। हम और आगे बातें करते हैं फ्लक्स वाली, जरा देखते हैं भाई। तो ये बात थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा और बात करेंगे फ्लक्स के बारे में, ठीक है। और हम बात करते हैं कि फ्लक्स कई सारे शेप्स के अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हों, डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट हों, उनसे भी हम फ्लक्स निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं जरा इसकी बात करें। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कि एक हमारे पास ये एक भाई, ये हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। ये जो हमने बात करी थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स की बात करी, यहाँ भी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यहाँ भी हमने यूनिफॉर्म लिया, यहाँ भी हमने यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, सीधी बात ये है ना। लेकिन अगर मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, कैसे ना हो भाई। अगर जैसे तुमसे कहा जाए कि एक पॉइंट चार्ज ले लो, किसी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है भाई। तुम्हें पता है ना पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। मतलब R बढ़ेगा तो E कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जरा देखो, ये मान लो एक पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज Q के सामने एक हमने एक स्फीयर, एक डिस्क रख दी मान लो, है ना। ये पॉइंट चार्ज है, इसके सामने एक ऐसे डिस्क रखी हुई है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे, ये देखो, ये ऐसे। अगर कोई कहे कि भैया बताओ इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, है ना। ये भी हम निकालेंगे, ठीक है, ये भी हम निकालेंगे भाई। यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है अलग अलग पॉइंट पर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो तो सेम है, लेकिन एंगल चेंज होगा भाई। अगर E की डायरेक्शन चेंज होगी और A की डायरेक्शन सेम रहेगी तो भी थीटा चेंज हो जाएगा,
या फिर इसका उल्टा कर दो, या फिर यहाँ जो बात कर रहे थे, या फिर अगर तुमने ई की डायरेक्शन सेम है और ए की डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी थीटा चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी थीटा चेंज हो रहा है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर यहाँ लोगे, हर जगह एरिया वेक्टर तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है, यहाँ पर भी थीटा चेंज होगा। तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे कि भैया इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। इसको ऐसा और समझ सकते हो कि मान लो एक कोन है, कोन के यहाँ पर वर्टेक्स पर कोई चार्ज रख दो तो उसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये भी निकालेंगे। और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर से अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ से जा रही है बाहर, तो हमने बताया था कि इससे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जितना फ्लक्स इससे अंदर जाएगा उतना फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा, तो नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि भैया कोई पॉइंट चार्ज को हम इसके सेंटर पर रख दें, यहाँ पर किसी चार्ज क्यू को रख दें, तो क्या होगा भाई, क्यू चार्ज को जब यहाँ रखोगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे जाएंगी, हर जगह ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो इससे टोटल कितना फ्लक्स पास होगा ये भी हम निकाल लेकिन निकालेंगे, है ना। तो इस तरह की शेप्स से कुछ फ्लक्स हम बात करेंगे अगले लेक्चर पर, ठीक है। तब तक के लिए फ्लक्स के बारे में और आप लोग स्टडी करें, ठीक है, बात करते हैं बाद में।